हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान लाइफ चेंजर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स सीरीज में अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी हेड की तरफ, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसा कि नाम से भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अदर सोर्स मतलब जो चीजें मिसलेनियस रहेंगी, जो चीजें और किसी हेड में नहीं आती वो आएंगी इस हेड में, जो कि अदर सोर्स का हेड कहलाता है। जो पहले चार हेड में नहीं आएगा, मतलब जैसे सैलरी, जैसे जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, कैपिटल गेन होता है, या फिर पीजीबीबी की इनकम, जो इनकम उन चारों हेड में नहीं आएगी। उसके अलावा भी बहुत सारी इनकम ऐसी होती हैं जो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मानी जाएंगी। जो इनकम होती है वो इस हेड में जाएगी, जो कि इनकम टैक्स का लास्ट हेड माना जाता है, यानी कि फिफ्थ हेड। इसके बाद चीजें शुरू हो जाती हैं अलग, जैसे क्लबिंग ऑफ इनकम, डिडक्शंस, या फिर और बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे आने वाले समय में। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के पहले चार्जिंग सेक्शन से। जैसा आप जानते हैं कि पहला सेक्शन जो होता है वो होता है चार्जिंग सेक्शन, मतलब सेक्शन 56 से हम यहां शुरू करने जा रहे हैं। तो सेक्शन 56 रहेगा चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 56 आसान सी भाषा में वही कहता है जो मैं आपको बता चुका हूं कि जो पिछले किसी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी वो इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी। यही एक छोटी सी परिभाषा आपको याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी वो इनकम हो सकती है। देखते हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले वो इनकम आएगी रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड, मतलब अगर वैकेंट लैंड से आपको कोई इनकम हो रही है। याद रखिएगा, जब हमने बात की थी तो वो हमने जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था उसमें कोई मकान अगर आप लेट आउट कर रहे थे तब वो इनकम आपकी आ रही थी। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स। अगर कोई अनडिस्क्लोज सोर्स से आपको इनकम हो रही है तो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। उसके बाद आएगा अगर किसी एमपी को, एमएलए को सैलरी मिल रही है तो वो उसकी सैलरी की इनकम नहीं होती, वो उसकी अदर सोर्स की इनकम रहती है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर इनकम, अगर इंडिया के बाहर से आपको हो रही है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, मतलब अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड क्योंकि आपकी इनकम नहीं होती। इनकम टैक्स रिफंड आपकी इनकम इसलिए नहीं होती क्योंकि जिस समय आपने इनकम टैक्स पे किया था तो आपने उस एक्सपेंस का बेनिफिट नहीं लिया था, इसीलिए रिफंड भी आपकी इनकम नहीं माना जाता। लेकिन अगर रिफंड पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपकी वो इनकम मानी जाएगी। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड एक्सेप्ट डिविडेंड अंडर सेक्शन 115O। उसके बाद डायरेक्टर्स कमीशन फ्रॉम बैंक फॉर गारंटी, अगर किसी डायरेक्टर को कमीशन मिलता है बैंक गारंटी के अगेंस्ट तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यूआरपीएफ, मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। उसके बाद आता है आपका कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग इनकम, अगर कोई आपकी है। फिर डायरेक्टर सीटिंग फीस अगर आपको मिलती है तो वो भी आपकी आईएफएसओ में जाएगी, आईएफओएस में जाएगी। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस अगर किसी को मिल रही है, किसी भी टीचर को, और वो एक्चुअल में टीचर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी सीए की एग्जाम में ड्यूटी लग जाती है, एग्जाम कराने के लिए, उसको कंडक्ट कराने की, उसके अगेंस्ट अगर उसको जो फीस मिलेगी वो उसकी क्योंकि सैलरी हो, क्योंकि उसका प्रोफेशन नहीं है एग्जाम कराना, इसलिए वो इनकम उसकी आईएफओएस में जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर कोई फैमिली पेंशन फैमिली को मिल रही है तो भी आईएफओएस में जाएगी। तो ये हो गई मोटी मोटी इनकम जो आईएफओएस में जाएगी। उसके बाद कुछ इनकम और आईएफओएस में टैक्सेबल होती हैं अगर वो इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होंगी तो आईएफओएस में टैक्सेबल रहेंगी। जैसे कि देख लेते हैं कि अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड का जो कि एम्प्लॉयर को रिसीव हो रहा है, अगर वो रेमिट नहीं किया गया है ड्यू डेट से पहले, तो इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट व्हेन लेटिंग आउट बिल्डिंग इज, मतलब अगर प्लांट एंड मशीनरी वाला लेट आउट है तो वो आपकी आईएफएस में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वगैरह पे रॉयल्टी की इनकम है, इंश्योरेंस कंपनसेशन है, तो ये सब चीजें। और एक अगर आपको की मैन पॉलिसी की मैच्योरिटी का जो अमाउंट होता है वो भी आईएफओएस में, जब हमने पीजीबीपी पढ़ा था वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि ये अमाउंट आपका टैक्सेबल रहेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो आप उसको रिवाइज, अगर आपके माइंड में होंगी चीजें पीजीबीपी की तो आपको याद आ जाएंगी।
ये चीजें मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं ये हेड वाइज, ये कहां पर कितने टैक्सेबल होंगी ये हम अलग अलग से पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी और जानेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक और एक आधा सेक्शन अगर समय रहेगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये इनकम्स हमारी हो गई जो आईएफओएस में टैक्सेबल होती है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हो गई बेसिक सी बातें। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सेक्शन की तरफ, मतलब हम चलते हैं और कौन सी इनकम किन कंडीशंस में किस तरह से और कितनी टैक्सेबल होती है ये अब हम अलग अलग जानेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी इनकम हो सकती है आईएफएस में, उसके अलावा और भी चीजें रहेंगी जो आपको टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूंगा। अब शुरू करते हैं, सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं, क्योंकि डिविडेंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जो आईएफएस में मतलब सबसे ज्यादा देखा जाता है कि, और डिविडेंड अक्सर हर आदमी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है कि उसने कोई शेयर लिया हुआ होता है तो वो डिविडेंड अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं और यहां तक पहुंच चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको डिविडेंड क्या होता है ये बताने की आवश्यकता है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं सेक्शन 56(2)(i), जिसमें बात करते हैं टाइप ऑफ डिविडेंड एंड देयर टैक्सेबिलिटी फॉर शेयर होल्डर। मतलब यहां हम बात करेंगे शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है, जो टैक्स पे करना होता है वो क्या रहती है डिविडेंड को लेकर के। सबसे पहला आएगा डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी। जो डिविडेंड इंडियन कंपनी का है वो एग्जेम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 1034 सब्जेक्ट टू 115 BBDA। 115 BBDA क्या है ये आगे हम पढ़ रहे हैं अभी कुछ समय बाद। ये एग्जेम्प्ट रहता है क्योंकि इस पर 15% पहले ही यह कंपनी पे करती है, जो आपका एक डिविडेंड ड्यूटी रहती है वो एक तरह से जो कंपनी पे करती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं डिविडेंड बाय फॉरेन कंपनी। डिविडेंड बाय फॉरेन कंपनी आरओआर के लिए टैक्सेबल रहेगा, और अगर किसी और को भी मिला है इंडिया में तो टैक्सेबल रहेगा। अगर किसी को बाहर मिल गया है तो फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन आरओआर के लिए तो टैक्सेबल कहीं भी मिला हो रहेगा ही रहेगा। डिविडेंड बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई। डिविडेंड बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई अगर कोई मिला है तो भी एग्जेम्प्ट है शेयर होल्डर के लिए अंडर सेक्शन 1035। उसके बाद डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A टू 222D, मतलब 2 सबसेक्शन 22A से लेकर के D तक के लिए अगर है। डीम्ड डिविडेंड क्या है? डीम्ड डिविडेंड मतलब जो एक्चुअल में डिविडेंड नहीं होता लेकिन उसको डिविडेंड मान लिया जाता है। वो क्यों मान लिया जाता है मैं आपको बताऊंगा जब ये 222A से लेकर के E तक हम लोग पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A टू D अगर है, क्योंकि कंपनी पे करती है यहां पर DDT अंडर सेक्शन 115O और वो एग्जेम्प्ट रहता है शेयर होल्डर के लिए। उसके बाद E हम अलग से पढ़ रहे हैं डीम्ड डिविडेंड का, क्योंकि डीम्ड डिविडेंड 2 सबसेक्शन 22E 31/3/2018 तक टैक्सेबल हुआ करता था शेयर होल्डर्स के लिए अंडर सेक्शन 56, लेकिन 1 अप्रैल 2018 के बाद से वो फिर से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है क्योंकि कंपनी फिर से 30% पे करती है, तो इसलिए ये एग्जेम्प्ट है। अब हम पढ़ते हैं कि जो मैं आपको बता रहा था 115 BBDA क्या है, 115 BBDA क्या है। 115 जो है वो टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। जो डोमेस्टिक कंपनी रिसीव करती है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो असेसी एनी रेजिडेंट पर्सन अदर देन डोमेस्टिक कंपनी या फिर एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट या फिर ट्रस्ट। एप्लीकेबिलिटी क्या रहती है? एप्लीकेबिलिटी रहती है कि अगर टोटल डिविडेंड रिसीव हुआ हो प्रीवियस ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा, और जो इसका टैक्सेबल मतलब रेट रहता है टैक्स का वो रहता है 10% प्लस एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस उस पर लगता है, और उसके अलावा कोई डिडक्शन इसमें नहीं मिलता। सेक्शन 115 BBDA 115 BBDA ये कहता है। ये हो गया 115 BBDA। अब आगे बढ़ते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि डीम्ड डिविडेंड सेक्शन ये 2 सबसेक्शन 22 क्या है और क्या है। कई बार ऐसा होता था कि कंपनियां अपने प्रॉफिट को कम करने के लिए उल्टा सीधे चीजें डिविडेंड के रूप में बांट देती थी और ये कहती थी डिविडेंड है, तो अब उनको डीम्ड डिविडेंड मान लिया गया है। और वो क्या क्या हो सकते हैं? तो 222A में अगर कोई कंपनी अपने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट
में से शेयर होल्डर को कोई भी ऐसी चीज डिस्ट्रीब्यूट करती है, एसेट्स का पार्ट जो रहा हो उसके, वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। उसके अलावा बी में आता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू शेयर होल्डर, अगर वो बोनस में डिबेंचर दे देती है या डिबेंचर स्टॉक दे देती है तो भी वो डिविडेंड ही माना जाएगा। उसके अलावा अगर कोई लिक्विडेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के टाइम पे अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करती है तो भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। डी में आता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अगर ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर कैपिटल से तो भी डीम्ड डिविडेंड ही माना जाएगा। ए बी सी डी जो एप्लीकेबल रहता है वो ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक सब कंपनीज पे रहता है, लेकिन जो ई आता है वो रहता है क्लोजली हेल्ड कंपनी, या फिर उसको हम कह सकते हैं नॉट वाइडली हेल्ड कंपनी, या फिर मतलब प्राइवेट कंपनी, सिंपल सा समझ लीजिए, जिसमें पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता हो। ये ई सिर्फ उस पर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी बाय द वे ऑफ एडवांस या फिर लोन के रूप में, कई बार फिर ये लोग करने लग गए थे कि जैसे कि मैं अगर कंपनी का शेयर होल्डर हूं और कंपनी और मुझे किसी थर्ड पर्सन को कोई पैसा देना है तो मैं कंपनी को कहूंगा आप मेरे बिहाफ पे उसको पे कर दो, तो अब ये है कि ये भी डिविडेंड ही माना जाएगा। या फिर मैं कहीं पार्टनर हूं और मुझे वो पार्टनरशिप खत्म करनी है और वहां कुछ पे करना है तो मैं कंपनी को कहूंगा कि आप मेरे बिहाफ पर वहां पे कर दीजिए, तो वो भी डिविडेंड ही माना जाएगा। या फिर मेरे पास अगर 10% से ज्यादा शेयर हैं, मतलब मैं 10% से ज्यादा का मालिक हूं और कंपनी मुझे लोन दे रही है तो वो भी आपका डिविडेंड ही माना जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर कंपनी की मतलब कंपनी का नेचर ही लोन देने का है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, जबकि एचडीएफसी बैंक पब्लिक कंपनी है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक के मेरे पास शेयर है लेकिन वो मुझे लोन दे रहा है, लेकिन क्योंकि उनका नेचर ही लोन देने का है तो वो डिविडेंड नहीं माना जाता। उसके अलावा एक दो एक्सेप्शंस और हैं, वो क्या है, वो है कि अगर बाईबैक शेयर का पेमेंट हो रहा है या फिर डीमर्जर के टाइम पर कोई शेयर आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो नहीं माना जाता डीम्ड डिविडेंड। या फिर मैं कंपनी का शेयर होल्डर होने के साथ साथ कंपनी से कोई ट्रेड भी करता हूं और वो ट्रेड के रूप में कंपनी मुझे कुछ अमाउंट एडवांस देती है तो भी वो डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको एक छोटा सा टॉपिक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है आईएफएस, बहुत जल्दी हम एक दो लेक्चर में ही आगे पूरा कर लेंगे इसको, और मैं आराम से पढ़ा रहा हूं इसलिए क्योंकि अभी एग्जाम में बहुत टाइम है। आप रिवीजन कर सकते हैं। अभी तक अगर हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पिछले सब हेड कंप्लीट हो चुके हैं, वो वीडियोस जल्द से जल्द देखें। और इनकम टैक्स की लेटेस्ट जीएसटी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी है हम कुछ एक नया और बहुत एक्साइटेड चीज लेकर आ रहे हैं जिसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे चैनल से और इंतजार करना होगा। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।